नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, काफी समय बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, टोटल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर धुआं धुआं कर सकते हो। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी क्वेश्चन को अगर तुम बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो ना, तो ये मान के चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का समय लग ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम, टाइम बाउंडेशन, यानी कम समय में आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करना होता है। तो इस तरीके का मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताने वाला हूं कि साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रत्येक बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूले के साथ साथ प्रत्येक फार्मूले को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फार्मूला बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो जाए। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि जैसा कि हमारे द्वारा प्रत्येक संडे को फ्री वीकली टेस्ट होता है, तो कल आपका संडे भी तो है। तो इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से इस बार जो फ्री वीकली टेस्ट होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को 2025 के धुरंधर दिखाने वाला हूं, जिससे आपका मोटिवेशन लेवल है, जिससे आपके अंदर की जो आग है ना, पूरी तरह से जल जाए। कितने लोग तो ये होंगे कि भैया 6 महीना है, हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन समय कैसे निकल जाएगा ना, ये तुमको पता भी नहीं पड़ेगा। तो समय रहते बेहतर तरीके से तैयारी कर लो भैया, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पड़ोसी का सिलेक्शन हो जाएगा और तुम ऐसे ही गांव सड़क रोड पर घूमते ही रह जाओगे। ठीक है भाई, चलिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2025 के अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट को दिखाने वाला हूं। ये पहला हमारा स्टूडेंट है। पहले हम आईईआरटी के टॉपर को दिखाने वाला हूं, आईईआरटी के धुरंधर को दिखाने वाला हूं। तो पहला हमारा स्टूडेंट था भैया आदर्श। आदर्श का जो जनरल रैंक है भाई साहब, वो 7 है। कैटेगरी रैंक की बात करोगे तो 6 है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से आईईआरटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन ले रखा है। वहीं पर महेश कुमार का देख लो, महेश कुमार का जो जनरल रैंक है 22 है और कैटेगरी रैंक 16 है। महेश कुमार का आईईआरटी के साथ साथ पॉलिटेक्निक में भी सिलेक्शन हुआ था। लेकिन सबको पता है आईईआरटी जो है पॉलिटेक्निक का बाप है। अगर बाप मिल जाता है तो उसके बेटे को क्या जरूरत है।
तो इस तरीके से इनका यूपी पॉलिटेक्निक में 273 रैंक है। अभी मैं उसका भी रिजल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइएगा, तो एक मोटिवेशनल क्वेट आपके सामने है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। जो भी वक्त है, जो भी समय है, वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा। मजबूरियों को बिल्कुल नहीं कोसना है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बढ़िया पेन, पेपर, कॉपी है, टेबल है, बैठ के पढ़ना है। और यहाँ तक कि फीस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यार। मैंने 49 रुपया में कंप्लीट बैच दे रखा है। 49 रुपीस में तुम सोचो क्या मिल सकता है। अगर तुम एक नॉर्मल अंडरवियर भी लेने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, उसकी भी प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है। मैं आप लोगों को मात्र 49 रुपीस में कंप्लीट बैच दे रहा हूँ। उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, क्रैश कोर्स भी इंक्लूड है, अपकमिंग बैचेस भी इंक्लूड है। यानी कि वन टाइम पेमेंट आप करके 49 रुपए का बिल्कुल बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन पर डेली क्लास चल रही है, ठीक है भाई। तो मजबूरियों को नहीं कोसना है, आपको हर हाल में बेहतर तरीके से तैयारी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रागिनी प्रकाश का जो जनरल रैंक है 50 है, अमन साहनी का जनरल रैंक 65 है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट पड़े हैं। मैं हर टाइप के रिजल्ट इसलिए दिखाता हूँ जिससे आपको पता पड़ सके, जिससे आपको समझ में आ सके भाई साहब कि जिस तरीके से हम तैयारी करेंगे उसी तरीके से हमारा रिजल्ट बनेगा। जैसे कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितनी ही बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से मेहनत करोगे ना, उसी तरीके से तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। देख लो रैंक 202 वाला भी है, रैंक 241 का भी है, और यहाँ पर आप देख लो रैंक 285 है, रैंक 336 भी है। तो हर टाइप के स्टूडेंट हमारे पास मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रैंक 2 वाले को दिखा दिया, रैंक 1 वाले को दिखा दिया, और जिसका ज्यादा रैंक है। तो हर टाइप के स्टूडेंट को मैं दिखाने का मेन पर्पज ये होता है कि तुमको समझ में आ सके कि जिस तरीके से हम तैयारी करेंगे उसी तरीके से हमारा रिजल्ट बनेगा। 2023 में देख लो हमारे इस संस्थान से रैंक 2 है, रैंक 27 है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट पड़े हैं। अब पॉलिटेक्निक की तो बात ही छोड़ो यार, पॉलिटेक्निक का ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां पर आपको हमारे चैनल का स्टूडेंट नहीं मिलेगा। हर जिले में देखो, जैसे प्रयागराज, बरेली, उसके बाद से यहाँ पर देख लो लखनऊ, लखनऊ के बाद से तुम्हारा गोरखपुर, गोरखपुर के बाद यहाँ पर देख लो मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद कानपुर। यानी हर एक जगह आपको हमारे स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर महेश कुमार का पॉलिटेक्निक और आईईआरटी दोनों जगह सिलेक्शन है। तो हर एक चीज आप भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आप लोगों को डेली बेसिस पर शिद्दत के साथ, लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तभी आप बेहतर तरीके से रैंक स्कोर कर सकते हो, चाहे तुम्हारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है भाई, चलिएगा। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल आपका है संडे, और इस संडे को हमारे होने वाला है 5वां फ्री वीकली टेस्ट। कौन सा भाई साहब? 5वां फ्री वीकली टेस्ट होने वाला है, जिसमें भाई साहब हम हर संडे को कराते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच आप टेस्ट दे सकते हो। यानी पूरे 12 घंटे में आधे घंटे का कभी समय निकाल लो। आधे घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करना होता है, आधे घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करना रहता है। और इसके बाद भी तुम टेस्ट दे सकते हो, लेकिन वहां पर तुम्हारा ना तो रैंक दिखाएगा, और सारी चीजें दिखाएंगी, कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, कितना एक्यूरेसी है, कितना परसेंटाइल है, सब कुछ दिखाएगा। लेकिन रैंक नहीं दिखाएगा और तुम प्राइज के हकदार नहीं होगे। तो ध्यान में रखना, हर संडे को बेहतर तरीके से टेस्ट दे देना।
अब देखो टेस्ट में हमारे कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ में रैखिक तथा द्विघात समीकरण होगा और लघुगणक होगा। यानी मैथ का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 होगा। केमिस्ट्री का भी हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 होगा। तो 2 चैप्टर केमिस्ट्री का और 2 चैप्टर मैथ का मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, ऐप पर भी पढ़ा रखा है। बेहतर तरीके से तैयारी करके टेस्ट दे देना। और देखो सबसे बड़ी बात ये है ना भाई साहब, कि जो बच्चे हमारा पेड कोर्स ले रखे हैं वो भी टेस्ट दे सकते हैं, और जो नहीं ले रखे हैं वो भी दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप आपको प्यार से डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आप जाइएगा फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन में। तो फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिएगा, अब मेरे प्यारे दोस्तों 1 मिनट आपके काम की बात हम कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आज के मान लो 1 महीना पहले एक बैच लॉन्च किया था, जिस बैच का नाम था टारगेट बैच 2026। इस टारगेट बैच को मैं आप लोगों को बताऊं ना, हर 5 से 10 मिनट में कोई ना कोई बच्चा इस बैच को परचेस कर रहा है। तो आप लोग पीछे ना रह जाओ। ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है बाबू। मात्र और मात्र 49 रुपया में आप कंप्लीट बैच परचेस कर सकते हो। 49 रुपया के अंदर आपको कंप्लीट टारगेट बैच मिलेगा। इसी 49 रुपए में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और इसी में ही आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, और इसी में ही आपको अपकमिंग बैचेस भी फ्री मिलेंगे। यानी वन टाइम पेमेंट करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। सॉरी, उसके बाद से आपको 1 रुपया भी पेमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, या अपकमिंग बैचेस हो। तो इसी 49 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो, आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है भाई, चलिएगा। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, तुम्हारा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा, डाल देना। ऐप इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे ही बाबू ऐप ओपन होगा ना, तो आपको पहला वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, पेड कोर्स। क्या मिलेगा, पेड कोर्स। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, तो जैसे ही पेड कोर्स वाले सेक्शन को क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से तुम्हारा इंटरफेस खुलकर आएगा। टारगेट बैच 2026 फॉर आईईआरटी और पॉलिटेक्निक। जैसे इस पर क्लिक करोगे भैया, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ओवरव्यू खुलेगा। यहाँ पर पेमेंट के 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपका पे ऑनलाइन। तो पे ऑनलाइन पर क्लिक कब करोगे, पे ऑनलाइन पर क्लिक तब करोगे जब तुमको खुद से पेमेंट करना है। चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करके पेमेंट करके आराम से बैच को ज्वाइन करके अच्छी तैयारी कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज भी डाल रखा है। अगर किसी दूसरे से पेमेंट करवाना है, तो क्यूआर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप 49 रुपए का पेमेंट करा करके आराम से बैच को ज्वाइन कर लो। डेली 2 से 3 घंटे की क्लास चल रही है, आराम से तैयारी कर सकते हो घर बैठकर। ठीक है भाई। जो 799, 999, 1099 भी नहीं पाओगे ना, वही क्वालिटी उससे बेहतर कंटेंट मैं तुमको 49 रुपए में दे रहा हूँ। तो ऑफर सीमित समय के लिए है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए, और किसी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं भाई साहब अपने मेन मुद्दे पर। हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज की क्लास में हम साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूले को
बिल्कुल बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जितने भी फार्मूले बताऊंगा, टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल फार्मूला आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले भैया ये बात आती है कि मूलधन क्या होता है। मूलधन को इंग्लिश में हम भाई साहब बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। और मूलधन को हम पी से डिनोट करेंगे, यानी मूलधन को हम पी से प्रदर्शित करेंगे। तो मूलधन होता क्या है? जैसे कलुआ ने किसी से 5,000 रुपए का उधार लिया, तो जो पैसा हम किसी दूसरे से उधार के रूप में लेते हैं ना, वही मूलधन होता है। जैसे कलुआ ने हमसे 5,000 रुपया उधार के रूप में लिया, तो 5,000 रुपया क्या हो गया? मूलधन हो गया। यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जो पैसा उधार के रूप में लेता है ना, वही मूलधन होता है। अब बात आती है भैया, समय क्या होता है। मान लो कलुआ ने हमसे 5,000 रुपए उधार लिया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो जितने समय के लिए हम पैसा उधार लेते हैं ना, वो हमारा समय होता है। तो समय बराबर कितना हो जाएगा भैया? 2 साल। कलुआ कितना पैसा लिया था? 5,000 रुपया। यानी 5,000 रुपया हमारा मूलधन हुआ था। और 2 साल के लिए उधार लेता है, तो 2 साल हमारा समय हो गया। अब हम उसको 2 साल के लिए 5,000 रुपया उधार देते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसे तुमको नहीं दूंगा 5,000, हम उस पे ब्याज भी लेंगे, हम उस पे ब्याज भी लेंगे। तो वो पूछता है कैसे ब्याज लोगे? तो मैंने बोल दिया भैया 10% वार्षिक ब्याज लेंगे। यानी कलुआ को मैंने 5,000 रुपया उधार दिया 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो 10% जो है आपका ना, यही दर होता है। यानी कि जिस दर पर जिस ब्याज पर आप किसी दूसरे को पैसा उधार देते हो ना, वही ब्याज होता है। जैसे कलुआ को मैंने 5,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया है। तो 3 चीजें समझ में आ गई कि जितना पैसा हम किसी दूसरे से उधार लेते हैं, वो मूलधन होता है। और जितना समय के लिए उधार लेते हैं, वो समय होता है। और जितने ब्याज की दर पर हम उधार लेते हैं, वो दर होता है। अब भाई साहब आता है साधारण ब्याज क्या होता है। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है भाई साहब कि जब भी ब्याज की गणना केवल और केवल मूलधन पर की जाए, हमारी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जब ब्याज की गणना केवल और केवल मूलधन पर की जाए ना, तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कि साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जिसमें ब्याज की जो गणना होती है केवल मूलधन पर की जाती है, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। तुमको डिफिनीशन रटना नहीं है कि भैया हम रटे जा रहे हैं कि जिस ब्याज की गणना केवल मूलधन पर की जाती है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई से डिनोट करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज को एसआई से डिनोट करेंगे, समय को भैया हम टी से डिनोट करेंगे, और जो तुम्हारा दर है ना, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है? ठीक है। अब देखो, साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे का 100। ये हमारा सिंपल सा प्यारा सा फार्मूला होता है बाबू, कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। तो मूलधन पी है, दर आर है, समय टी है, बट्टे का 100। तो ध्यान में रखिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। क्लियर है भाई? चलिएगा, अब हम बाबू आ जाते हैं आगे। मिश्र धन क्या होता है गुरुजी, ये बता दो। तो जब आप मूलधन में
साधारण ब्याज को ऐड कर दोगे ना तो मिश्र धन मिल जाएगा। मूलधन में साधारण ब्याज को ऐड कर दोगे ना तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर आपका होता है भाई साहब मूलधन प्लस का आपका होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन क्या है, कलुआ ने 5,000 रुपए उधार लिया था तो 5,000 मूलधन हो गया, और 5,000 पर जो भी 2 साल का ब्याज होता है ना उसको ऐड कर दोगे तो तुम्हारा मिश्र धन मिल जाएगा। यानी कि जो आपका मिश्र धन होता है, साधारण ब्याज और मूलधन के योगफल को हम मिश्र धन कहते हैं। साधारण ब्याज और मूलधन के योगफल को हम मिश्र धन कहते हैं। यहां से भी तुम फार्मूला बना सकते हो भैया। तो मूलधन P हो गया, साधारण ब्याज का फार्मूला मैंने बताया है PRT अपान 100। अब बबुआ तुम्हारा कॉमन क्या है, यहां पर भी P है यहां पर भी P है, तो P को तुम कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस का RT अपान 100 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना बाबू कि जो तुम्हारा मिश्र धन होता है ना वो साधारण ब्याज और मूलधन का योग होता है। अब हम तुमको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तब तुमको बहुत ही प्यार से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्पल के रूप में मैं लाया हूं, और जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा टोटल कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रुपया 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये बताओ। बताओ, रुपया 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये बता दो। तो तुम कहोगे गुरुजी आपने अभी बताया कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे का 100 होता है। जी गुरुजी मैंने बताया है। अब भाई साहब मूलधन की वैल्यू कितना है, तो 5,000 रुपया उधार लेता है, यानी मूलधन बबुआ हमारा 5,000 है। दर कितना है, 10% का दर लगाता है, 10% ब्याज की दर पर, तो दर की वैल्यू 10 हो जाएगी। समय की वैल्यू कितना है, कितने समय के लिए लेता है, 3 साल के लिए, तो समय का मान 3 साल हो जाएगा। अब बट्टे का बाबू हो जाएगा 100। अब डबल जीरो से बबुआ डबल जीरो कैंसिल करो, तो 500 का गुणा 3 में करोगे तो 1,500 मिल जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा साधारण ब्याज होगा 1,500 रुपया हो जाएगा। तो सिंपल सा फार्मूला है बाबू, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो मूलधन 5,000 है, दर 10% है, समय 3 साल है, बट्टे 100। तो सॉल्व करने पर 1,500 रुपया आ गया। यानी 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 1,500 रुपया होगा। यानी आपका प्यार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ भैया कि मिश्र धन क्या होगा। इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछ लूं बाबू कि मिश्र धन कितना होगा, तो तुम कहोगे गुरुजी अभी आपने बताया है मिश्र धन निकालने के लिए क्या करोगे, मूलधन में साधारण ब्याज को ऐड कर दो तब तुम्हारा मिश्र धन आ जाएगा। तो मूलधन भैया तुम्हारा है 5,000 और प्लस का साधारण ब्याज है 1,500, तो टोटल तुम्हारा हो जाएगा 6,500। यानी कि मूलधन में मैंने प्यार से साधारण ब्याज को जोड़ दिया तब हमारा मिश्र धन आ गया 6,500। तो साधारण ब्याज आपको प्यार से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और हम पूरा भर भर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, ध्यान से देखना। पहले तो आज कॉन्सेप्ट की श्रृंखला है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके दे दे, चाहे चांद से चाहे धरती पे, एकदम फाड़ के रख दोगे, ठीक है। तो आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कल आपको थोक मात्रा में क्वेश्चन कराऊंगा। तो आ जाइएगा आगे भैया। अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा
कि जब एक निश्चित समय बाद साधारण ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाए ना, तब उसे हम कहते हैं भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद जब साधारण ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाए ना, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पर एक निश्चित समय का प्रयोग क्यों किया गया है? यहाँ पर बाबू एक निश्चित समय का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि पहले साल का जो तुम्हारा साधारण ब्याज होता है और पहले साल का जो तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, दोनों सेम होता है। इस बात को अपनी दिमाग में बैठा लो। पहले साल का चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों वैल्यू सेम होती है। इसलिए मैंने आपको डिफिनीशन में बताया कि जब एक निश्चित समय के बाद साधारण ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाए ना, तब उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? हम ब्याज पर भी ब्याज की गणना करते हैं। जैसे आपका 5,000 रुपया, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, 5,000 रुपया पे 1,500 रुपए का साधारण ब्याज था। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता ना, तो ये जो तुम्हारा साधारण ब्याज है, इस पर भी हम ब्याज की गणना करते। यानी सिंपल भाषा में ये समझो कि साधारण ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है। जैसे गांव में बोलते हैं ना कि सूद पे सूद लेता, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाए, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और जब केवल मूलधन पर ब्याज की गणना की जाए, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो अंतर साफ है। अगर मूलधन पर ब्याज की गणना की जाए तब साधारण ब्याज, और अगर साधारण ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाए, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज तुम कैसे निकालोगे ये बता दो। तो ध्यान में रखिएगा भाई साहब, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है भाई साहब क्योंकि अगर तुमको चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं पता होगा ना, तो तुम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते। कैसे, क्यों, आओ मैं समझाता हूं। देखो भाई साहब, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो पहले तुम फार्मूला लिखो। चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपका होता है बाबू मूलधन। क्या होता है बाबू? मूलधन 1 प्लस का R/100 पे पावर भाई साहब n होता है। ये फार्मूले को तुम प्यार से दिमाग में बैठा लो। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस R/100 पे पावर n होता है। तो यहां पर भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इसको हम सीआई से डिनोट करेंगे। जैसे साधारण ब्याज को आप एसआई से डिनोट करते थे, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम सीआई से डिनोट करेंगे। कौन इतना बड़ा लिखने जाएगा, तो हम सीआई से डिनोट करेंगे। क्लियर है भाई? तो यहां पर आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस R/100 पे पावर n होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम ए से डिनोट करेंगे, यानी अमाउंट बराबर मूलधन को तो हम पी से ही डिनोट कर रहे थे, 1 प्लस का R/100 पे पावर भाई साहब n हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। यहां पर n जो आपका है ना, वो आपका समय है। n जो आपका है भाई साहब समय है। और आर क्या है? आर जो आपका है ना, ए आपका दर है। तो आपको चक्रविधि मिश्र धन का फार्मूला समझ में आ गया होगा कि चक्रविधि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस R/100 पे पावर n होता है। अब भाई साहब, अगर तुमको चक्रविधि ब्याज निकालना है तो बताओ क्या करोगे? सोच करके बताना। अगर तुमको चक्रविधि ब्याज निकालना है तो क्या करोगे?
तो तुम सोचो, तो तुम कहोगे गुरुजी अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तब हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटाओ, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ए है और मूलधन तुम्हारा पी है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन आप घटाइएगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि मिश्र धन की वैल्यू कितना है, ए है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला ए है, तो पूरा फार्मूला एकदम कचकचा के लिख दोगे। तो 1 प्लस का आर अपान 100 पे पावर एन, इसमें से तुम पी घटा दो, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तब भी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं, तो एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो इस फार्मूले को अपनी दिमाग में बैठा लो बाबू, कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर अपान 100 पे पावर एन होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस का मूलधन होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से है, आप ध्यान से देखो किस तरीके से है। ठीक है ना, देखो, जब सूद पे सूद लिया है लगला ना, तो पैसा कितना बढ़ जाता है पता नहीं पड़ता है। तो इसलिए ध्यान में रखना, चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा कब्बो मत उधार लेना। साधारण ब्याज पर अगर इमरजेंसी केस पड़ता है तो साधारण ब्याज पर उधार ले लो, चलेगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर ले लोगे ना, तो 1 रुपया का 5 रुपया कब हो जाएगा तुमको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज एकदम जोड़ के एकदम बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल इस तरीके से है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपया 8,000 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे। तो तुम कहोगे गुरुजी आपने अभी बताया है कि अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस का आर अपान 100 पे पावर भैया एन हो जाएगा। अब बाबू मूलधन तुम्हारा कितना है, तो कितना पैसा उधार लेता है, 8,000 रुपया उधार लेता है, तो मूलधन की वैल्यू तुम्हारा 8,000 हो जाएगा। 1 प्लस का आर की वैल्यू कितना होगा, तो दर तुम्हारा 10% है, तो आर की वैल्यू 10 हो जाएगी, बट्टे का 100 हो जाएगा। समय कितना साल है, तो समय तुम्हारा 2 साल है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस प्यार से सॉल्व कर लो भाई साहब। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 8,000, जीरो से तुम जीरो काटो, तो 10 से कम 10 और 1 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई साहब आपका हो जाएगा 8,000 गुणे 11/10 का होल स्क्वायर करो, तो 11 का होल स्क्वायर करोगे तो 121, और 10 का होल स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। अब डबल जीरो से भाई साहब डबल जीरो तुम्हारा खोपचे में। अब 80 का गुणा 121 में कराओ, तो तुम कहोगे गुरुजी लास्ट में एक जीरो है तो तुम जीरो चिपका दो। तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16 को 6, हासिल बचे 1, 8 एक कम 8 एक 9, यानी कि 9,680 आ गया। कितना आ गया भैया, 9,680। 8 एक कम 8, 8 दूना 16 को 6, और 8 एक कम 8 एक 9, 9,680 तुम्हारा मिश्रण आ गया। अब तुमको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दो। चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दो, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपने निकाला है 9680। इसमें से बाबू मूलधन तुम 8,000 घटा दो,
तब तुमको कितना मिल जाएगा, 1680 रुपया। यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1680 रुपया होगा। कितना होगा भाई साहब, 1680। एक बार चेक कर लो सारी चीजें सही है ना। तो मूलधन 8000, 1+R की वैल्यू 10% बट्टे 100, ठीक तो है। तो डबल जीरो से डबल, 8 एकम 8, 8 दूना 16 कुछ है, और 8 एकम 8 एक 9, ठीक है। ए ऑप्शन आपको गलत दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर भाई साहब चक्रवृद्धि मिश्रधन 9680 और चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा 1680 हो जाएगा। तो यह भी कॉन्सेप्ट आपको प्यार से, आराम से समझ में आ गया होगा, कौनों प्रकार के दिक्कत और परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यार से समझते हैं। होई होई, तो एक नोट्स बना के लिख लेना। अब नोट कितने का होगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी खासी इनकम है पिताजी की तो 500 का नोट लगा देना, और मीडियम है तो 200 का लगा देना, कम से कम 10 का तो नोट लगा ही देना, ठीक है। तो एक नोट लगा करके लिखिएगा, पहला नोट ए है भाई साहब कि जब ब्याज की दर छमाही दे हो। यदि आपके ब्याज की जो दर है ना छमाही दे हो तो क्या करोगे। यदि भैया ब्याज की दर छमाही दे है तो जो तुम्हारा दर होगा ना, जो तुम्हारा दर होगा वो आधा हो जाएगा। क्या होगा भैया, दर आधा हो जाएगा। कब, यदि तुम्हारे ब्याज की दर छमाही दे हो तो दर तुम्हारा आधा हो जाएगा, और जो तुम्हारा समय है ना भैया ये दोगुना हो जाएगा। यदि ब्याज की दर छमाही दे हो तो दर आपका आधा हो जाएगा, समय दोगुना हो जाएगा। जैसे बोल दे 10% वार्षिक, क्या बोल दे बाबू, 10% वार्षिक है लेकिन हम ब्याज की गणना छमाही करेंगे। 10% वार्षिक ब्याज है लेकिन ब्याज की गणना छमाही करेंगे। तो अगर छमाही का केस बनेगा तो दर को तुम आधा कर देना, यानी 10% का आधा तुम्हारा 5% हो जाएगा, और समय जो होगा ना वो आपका दोगुना हो जाएगा। समय दोगुना क्यों होगा, समय दोगुना इसलिए होगा भाई साहब क्योंकि एक साल में 2 छमाही होते हैं, 6 6 महीने का 2 ही सलाट होता है ना। तो एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो इसीलिए दर तुम्हारा आधा हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये है भैया कि यदि ब्याज की दर तिमाही दे हो, यानी कि ब्याज की जो दर है ना हर 3 महीने पर हम गणना करेंगे, हम साल भर पे नहीं गणना करेंगे, हर 3 महीने पर ब्याज की दर की गणना करेंगे। तो जो आपका दर है ना, जो आपका दर है ना भाई साहब 1/4 हो जाएगा। दर आपका भैया 1/4 हो जाएगा, और जो तुम्हारा समय है ना 4 गुना हो जाएगा। जैसे 10% वार्षिक है, अगर ब्याज की दर तिमाही बोलेगा ना तो दर तुम्हारा 1/4 हो जाएगा, यानी कि 10/4 हो जाएगा, यानी कि 2.5% आ जाएगा। समय तुम्हारा 4 गुना क्यों हो रहा है, समय बाबू 4 गुना इसलिए हो रहा है क्योंकि एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं, क्योंकि 3 3 महीने के 4 सलाट बनेंगे। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, इसलिए समय को 4 गुना कर दिया जाता है क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होते हैं, और दर को 1/4 कर दिया जाता है क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन को बताते हैं, तब तुमको और प्यार से समझ में आएगा। तो भैया क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आप ध्यान से देखिएगा कैसे छमाही तिमाही का क्या लफड़ा है, समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना और आराम से देखना इस क्वेश्चन को। जैसे कहते हैं ना कि ब्याज की दर हम वार्षिक नहीं लेंगे, तुमसे छमाही लेंगे। छमाही में ब्याज जो होता है ना ज्यादा मिलता है वार्षिक की तुलना में,
इसलिए जो आपके ब्याज की दर होती है ना, बैंक में तुम जा करके देखो, चाहे कोई भी चीज तुम लेते हो या ईएमआई पर कोई गाड़ी वगैरह लेते हो, तो वहां पर जो ब्याज की दर होती है ना, हमेशा वार्षिक ही गणना की जाती है। वो तो इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। मान लो 10,000 रुपए की चीज है, ठीक है, उस पर 2,000 रुपए का उनका ब्याज है, तो टोटल 12,000 रुपया हुआ साल का। साल का 12,000 रुपया हुआ। अब तुम हर महीने का अगर इंस्टॉलमेंट पर किस्त के रूप में देना चाहते हो, जिसको इंग्लिश में इन इंस्टॉलमेंट कहते हैं, तो तुम्हारा 12,000 रुपया टोटल पैसा बन रहा है ब्याज सहित। तो एक एक हजार रुपया तुम हर महीने कटवा दो। तो चाहे बैंक हुआ, चाहे कोई भी चीजें आप ईएमआई पर लेकर आते हो ना, तो वहां पर जो ब्याज की गणना होती है, हमेशा भाई साहब वार्षिक रूप से होती है। जैसे कि तुम देखे होगे कि जब तुम्हारा आईफोन लॉन्च हुआ था ना, तो ऐसे 200 300 लोग एकदम लाइन में लगा करके ईएमआई पर बताओ मोबाइल ले रहे थे, वो भी एक एक 1.5 लाख का। मतलब ऐसा मोबाइल है कि अगर 10,000 रुपया महीना कमा रहा होगा, तो वो केवल मोबाइल का ईएमआई भरने में पूरा पैसा खत्म। सोचो, इतनी भी जरूरत नहीं है आईफोन का। जो तुम्हारा ये नॉर्मल फोन कर सकता है ना, वही फोन वो भी कर सकता है, बस उसमें फंक्शन ज्यादा है। लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। तुम्हारी कैपेसिटी अगर नहीं है, तो तुम भाई साहब नॉर्मल फोन से काम चला सकते हो। 10,000, 12,000, 15,000 या 20,000 का। अब 1.5 लाख का फोन लेकर के एक बार गिरेगा ना, तो फिर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। वैसे फोन होते हैं कॉस्टली, तो क्वालिटी भी होती है, लेकिन उस लेवल का अगर आप हो तब डिजर्व करते हो, अदरवाइज नहीं करते हो। चलो खैर, ओ बात अलग की है। एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका ये है भैया कि यदि ब्याज छमाही दे हो, तो रुपया 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये बता दो। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को आप प्यार से देखिएगा, आराम से देखिएगा। क्या बोला है? ब्याज जो है तुम्हारा छमाही दे हो, रुपया कितना है? 8,000 रुपया। यानी मूलधन पी की जो वैल्यू है, वो तुम्हारा 8,000 रुपया है। दर तुम्हारा 10% है, लेकिन ये जो 10% है ना, वार्षिक है। 10% वार्षिक है, लेकिन ब्याज की जो गणना करना है, वो तुमको छमाही करना है। ब्याज की गणना छमाही करना है, और दर तुम्हारा वार्षिक है। तो क्या करोगे? तो हम गुरुजी क्या करेंगे, जो हमारा दर है ना, उसको एकदम आधा कर देंगे। तो दर तुम्हारा भाई साहब तुरंत आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्योंकि ब्याज की जो गणना है ना, वो तुम्हारी छमाही की जाती है, तो दर तुरंत आधा हो जाएगा। और समय क्या होगा भाई साहब? समय तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। 1.5 वर्ष, यानी 1 सही 1/2 वर्ष है, इसी का तुम भैया दोगुना कर दोगे। तो 1 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 3/2, गुणे का बाबू 2। ये तुम्हारा छमाही हो जाएगा। क्योंकि कभी भी अगर छमाही ब्याज की बात करें, तो दर तुरंत आधा होगा, लेकिन समय तुरंत दोगुना हो जाएगा। तो दुई से दुई कट जाएगा, यानी समय का जो मान होगा, वो तुम्हारा 3 छमाही हो जाएगा। ठीक है भाई। अब प्यार से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो यहां से a बराबर p 1 का r/100 हो जाएगा। अब p की वैल्यू बाबू कितना है? 8,000 रुपया। कितना? p की वैल्यू 8,000। 1 का r की वैल्यू तुमको 5% रखना है, बट्टे का 100, और समय का मान 3। आईफोन से याद आया, कितने लोग ऐसे हैं कि जो, पता नहीं सही है कि झूठ है, वो तो रील्स में दिखाया जाता है कि किडनी बेच करके आईफोन खरीद रहे थे। चलो, तो यहाँ पर भाई साहब 8,000 रुपया हो जाएगा ए। 5 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा। तो 20 एकम 20 और एक 21/20 का होल क्यों आएगा? कितना आएगा बाबू? 21/20 का होल क्यों आएगा? तो यहां से भाई साहब तुम्हारा कितना हो जाएगा?
तो यहां से भाई साहब तुम्हारा 8,000 रुपया ए, 8,000 रुपया ए गुणे 21/20 का होल क्यूब करो। तो 21 का क्यूब करोगे बबुआ 9261 होगा, और 20 का क्यूब करोगे तो 8,000 हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि आप प्यार से कम 1 से 25 तक का वर्ग, 1 से 25 तक का घन, और 1 से 20 तक का टेबल तुमको पता होना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं कर दोगे। अब जिसको नहीं पता होगा 21 का क्यूब 9261 होगा, वो तो बैठ के पहले मल्टीप्लाई करेगा। तो तुम ऐसा ना करना मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी समय है, रट लो यार। हमें लगता है 2 दिन बढ़िया से 2-3 बार पढ़ोगे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कैलकुलेशन को एकदम विद इन सेकेंड करोगे। तो 8,000 से भैया 8,000 कैंसिल होगा, तब तुम्हारा 9261 मिल जाएगा। क्या पूछा था? चक्रविधि ब्याज पूछा था। तो चक्रविधि ब्याज कैसे निकालोगे? तो आप ही ने बताया है कि चक्रविधि ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूल धन को घटा दो। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है 9261, 9261 में से 8,000 घटाओगे तो 1261 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा? 1261 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं भैया, नेक्स्ट हमारा ई कॉन्सेप्ट है ना, कि कोई भी मान लो तुमको पैसा दिया, क्या दिया? पैसा दिया, वैसे तो देते नहीं है लेकिन मान लो दे दिया। तो वो बोला कि जो हमारे ब्याज की दर होगी, पहले वर्ष हम 10% लेंगे, फिर दूसरे वर्ष हम 12% लेंगे, और तीसरे वर्ष हम 15% लेंगे। यानी ब्याज की जो दर है ना, उसका फिक्स नहीं है। पहले वर्ष वो बोल रहा है हम कि 10% ब्याज लेंगे, दूसरे वर्ष हम 12% ब्याज लेंगे, और तीसरे वर्ष हम 15% ब्याज लेंगे। यानी ब्याज की दर पहले वर्ष R1% हो, दूसरे वर्ष R2% हो, और तीसरे वर्ष R3% हो। ऐसे कंडीशन में अगर तुमको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना हो ना, तो इसका भी प्यारा सा फार्मूला है, A बराबर P 1+ का बबुआ R1/100, 1+ का R2/100, और 1+ का R3/100 होता है। R1 क्या है बाबू? R1 आपका पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर, R2 आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर, और R3 आपका कितना है? तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर। यानी कि कल्लू ने कहा कि पहले साल हम 10% ले, दूसरे साल 12% लेंगे, और तीसरे साल 15% लेंगे। तो पहले साल का दर R1 होगा, दूसरे साल का दर R2 होगा, और तीसरे साल का दर क्या होगा? R3 होगा। अब आ जाओ हम एग्जाम्पल भी बता देते हैं। तो भाई साहब एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, आप ध्यान से देखो। क्या बोला है? रुपया 25,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष हम 8% लेते हैं, और दूसरे वर्ष 9% लेते हैं, और तीसरे वर्ष 10% लेते हैं। तब तुम हमें भैया चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। यानी हम ब्याज की दर सेम नहीं रखेंगे, पहले वर्ष 8% लेंगे, दूसरे वर्ष 9% लेंगे, और तीसरे वर्ष 10% लेंगे। तो हमको तो फार्मूला पता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1+ का बाबू R1/100, 1+ का R2/100, और 1+ का R3/100 होता है, मतलब होता है। अब भाई साहब यहां पर आप सारी वैल्यू को प्यार से रखोगे। कैसे रखोगे? प्यार से। तो A बराबर मूलधन की वैल्यू कितना है? 25,000 रुपया उधार लेता है। कितना लेता है बाबू? 25,000 रुपया उधार लेता है। 1+ का R1 की वैल्यू कितना है? 8% है। R1 की वैल्यू 8% है, तो 8/100। R2 की वैल्यू कितना है? 9% है, तो 9/100। और R3 की वैल्यू कितना है?
1 का 10/100। अब इसी का तुम प्यार से दुलार से कैलकुलेशन करो। अब देखो, जीरो से बबुआ जीरो काटो, 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, और 4 पचीसहिया में 100। कैलकुलेशन कर लेना है और प्यार से कर लेना है। कैसे? प्यार से। तो भैया आपका 25,000 रुपया को तो मैंने टच ही नहीं किया। अब देखो, यहां पर 25 से कम 25 और 2 कितना होता है? 27/25। तो गुणे आपका हो जाएगा 27/25। यहां पर देखो, 100 एक कम 100 और 9 कितना होता है? 109 का बाबू 100। अब आगे देखो, तो जीरो से जीरो को मैंने काट दिया है, तो 10 से कम 10 एक 11/10। तो गुणे आपका हो जाएगा भाई साहब 11/10। कोई दिक्कत है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। अब देखो, काट दो, क्या क्या कटेगा? तो भाई साहब 3 जीरो है, तो 1 2 3, 1 2 3 जीरो कैंसिल, 25 से बबुआ 25 कैंसिल। अब तुम गुणा करा दो 27 का 109 में, आप पुनः कराओगे भैया 11 में। अब गुणा कराओगे तो तुमको चक्रवृद्धि मिश्रधन मिलेगा। मैं करा लेता हूं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करूंगा तो लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है भाई? तो इसलिए मैं आपको मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेता हूं। 27 गुणे 109 गुणे 11, तो 32,373 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई साहब? 32,373 आ रहा है। ये तुम्हारा चक्रवृद्धि मिश्रधन है। चक्रवृद्धि मिश्रधन की जो वैल्यू है 32,373 है। कितना है बबुआ? 32,373 है। अब तुमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना था ना, तो ओ हो क्या निकाल, सॉरी, तुमको क्या निकालना था? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन में से चक्रवृद्धि मूलधन घटाओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटाओ। तो मिश्रधन कितना है? 32,373 में से मूलधन 25,000 घटाओ। तो 32,373 में से 32,373 में से मूलधन 25,000 घटाओगे बबुआ, तो आपको 7,373 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 7,373 रुपया मिलेगा। यानी कि जो आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 7,373 रुपया होगा। तो कैसे? अगर ब्याज की दर अलग अलग हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब भाई साहब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह देखो फार्मूला ना, इतना शानदार है भाई साहब, कि अगर तुमको अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, यह फार्मूला अगर नहीं पता होगा ना, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं तुमको बता रहा हूं कि 5 मिनट का अगर तुम समय दे दिए ना, तो भी तुम कंफर्म नहीं रहोगे कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। कब? अगर बेसिक से सॉल्व करने बैठ गए ना, तो इन क्वेश्चनों को अगर 5 मिनट में भी कर लो, तभी तुम कंफर्मेशन नहीं रहोगे कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। देखो कैसे, यहां पर बोला है कि यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात हो, यानी कि 2 साल का अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात हो, तो यहां पर तुमको प्यारा सा फार्मूला लगा देना है। कौन? अंतर बराबर क्या होता है भाई साहब? PR² डिवाइडेड बाई आपका होता है 100 का स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में यह क्वेश्चन बन रहा होगा कि भैया अंतर क्या है? तो जो आपका अंतर है ना, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। किसका? साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो अंतर बराबर क्या होता है? PR² अपान 100 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान में रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका ज्यादा होता है,
साधारण ब्याज की तुलना में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है। जैसे गंगवा में बोलते हैं सूद पर सूद लेना, ठीक है। तो अंतर बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर होता है। अंतर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। पी तुम्हारा मूलधन है, आर तुम्हारा दर है, ठीक है। ये तो 2 साल की बात किया। अब भैया अगर तुमसे 3 साल का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो, तब कैसे फार्मूला लगाओगे? तो यहां पर आप फार्मूला लगाओगे भैया, अंतर बराबर 2 साल का क्या था? पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर, इसी में तुम गुणा कर दोगे 300 प्लस का आर डिवाइडेड बाई 100 से, तो यही फार्मूला तुम्हारा 3 साल का बन जाएगा। क्लियर है ना भाई साहब? तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और 3 साल का अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। यहां पर भी अंतर जो होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहां पर रख देना है। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको अंतर दे देगा और मूलधन दे देगा तो दर पूछ लेगा। या तो ऐसे पूछ सकता है, तुमको मूलधन दे दे और दर दे दे और अंतर पूछ ले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। यानी कि मूलधन, दर और अंतर, इन तीनों में से आपको दो चीजें क्वेश्चन में दिया रहेगा, तीसरी चीजें तुमसे पूछेगा। मूलधन, दर और अंतर, मूलधन, दर और अंतर, इन तीन चीजों में से दो चीजें तुमको दे करके एक चीजें पूछेगा। इस पर आ जाओ, हम एग्जाम्पल सॉल्व करवा देते हैं, तो बहुत ही प्यार से तुमको समझ में आएगा। तो भैया एग्जाम्पल इस तरीके से है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रुपया 8 है। तो धनराशि बताओ। धनराशि बताओ मतलब क्या पूछ रहा है? धनराशि बताओ मतलब तुमसे मूलधन पी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो भाई साहब यहां पर क्या दे रखा है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया दे रखा है। तो तुमको पता है कि 2 साल के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फार्मूला क्या होता है? 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फार्मूला क्या होता है? तो अंतर बराबर पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। अंतर के जगह पर क्या आता है? अंतर के जगह पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया दे रखा है, तो 8 लिख दो, बराबर तुमको मूलधन पी की वैल्यू निकालना है। दर का मान कितना है? 4%। दर का मान 4% है, आर स्क्वायर है, यानी 4 गुणे 4 हो जाएगा, बटे 100 का स्क्वायर है, तो 100 गुणे का 100 हो जाएगा। अब इसी को आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 4 से काटिएगा तो 25 बार में, 4 से काटिएगा तो 25 बार में, यानी कि मूलधन पी की जो वैल्यू आएगी वो आपका 8 गुणे 25 आएगा। मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया यार। तो P बराबर क्या होगा? 8 गुणे 25 होगा। अब भाई साहब 8 गुणे 25 का गुणा 25 में कराओगे तो 625 आएगा। अब गुणा कराओ तो 8 × 5 = 40 को 0, 8 दूना 16, 4 20 को 0, और 8 × 6 = 48, 2 50, यानी कि 5,000 रुपया मूलधन होगा। कितना होगा भैया? 5,000 रुपया मूलधन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बताओ क्या दिक्कत है? हमें लगता है अगर 2 से 3 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो चौथा क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे, या तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर दोगे। चलो अब भाई साहब हम आ जाते हैं, दो कॉन्सेप्ट और है। फिर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के गुना किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तुम 5 सेकंड के अंदर उड़ाओगे। और कल ही मैं आप लोगों को साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के
प्रयास करूंगा टोटल क्वेश्चन जो है ना एक ही क्लास में एकदम गर्दा गर्दा कर दें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर साधारण ब्याज के गुना वाले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है भैया, साधारण ब्याज का गुना वाला प्रश्न T1 बट्टे का T2 बराबर आपका M1 माइनस का 1 बट्टे का M2 माइनस का 1 फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लो बाबू, कि साधारण ब्याज के गुना वाले प्रश्न का फार्मूला है T1 बट्टे T2 बराबर M1 माइनस 1 बट्टे का M2 माइनस 1। T1 क्या है? T1 आपका पहला समय होगा, और जो T2 आपका है भैया ये तुम्हारा दूसरा समय होगा। कितना होगा भैया? दूसरा समय होगा। और M1 जो होगा पहला गुना होगा, पहला गुना। और M2 जो होगा ये तुम्हारा दूसरा गुना होगा। अब बात आती है भाई साहब, एक गुना उना तो बता रहे हो, लेकिन ये बता दो क्वेश्चनवा कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ध्यान से सुनना, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? 6 गुना होने में कितना समय लगेगा ये तुम हमको बता दो। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो उसी धन को 6 गुना होने में कितना समय लगेगा तो निकाल लोगे। तो 5 वर्ष क्या है? पहला समय, यानी T1 के जगह पर 5 आ जाएगा। T2 की वैल्यू तुमको निकालना है तो T2 रख दो बराबर में। तो पहला गुना कितना होता है? 3 गुना होता है। कितना होता है? 3 गुना। तो M1 के जगह पर 3 माइनस का 1, कितना गुना का पूछा है? 6 गुना, यानी कि दूसरा गुना कितना है? 6 गुना। तो 6 माइनस का 1। अब प्यार से सॉल्व करो, तो 5 बट्टे का T2 बराबर हो जाएगा 2 बट्टे का 5। तो T2 की वैल्यू निकालोगे तो 25/2 वर्ष, यानी कि 25/2 साल में वही धन तुम्हारा 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज के गुना वाले प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। बस यही फार्मूला तुम एकदम दिमाग में बैठा लो, T1/T2 बराबर M1 माइनस 1/M2 माइनस 1। चलो, अब हम आ जाते हैं भैया चक्रविधि ब्याज के गुना वाले प्रश्न। चक्रविधि ब्याज के गुना वाले जो प्रश्न है ना, साधारण ब्याज में तो तुमको पेन उठाना पड़ा था, लेकिन इसमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा। पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, बिना पेन उठाए कर सकते हो। कैसे? देखो, मान लो कोई धन x है, मान लिया मैंने कोई धन भैया x है, कोई धन x है भाई साहब, कोई धन x है भाई साहब, जो कि आपका 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में भाई साहब आपका 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3 वर्ष में भाई साहब आपका 3x हो जाता है। तो तुमसे पूछा जाए कि 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो भैया 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक 3 गुना होने में 3 वर्ष का समय लगता है। एक 3 गुना होने में 3 वर्ष का समय लगता है, तो दूसरा 3 गुना होने में कितने समय लगेंगे? तो तुम कहोगे अगर एक 3 गुना होने में 3 वर्ष का समय लगता है, तो दूसरा 3 गुना होने में भी भैया आपका 3 ही वर्ष लगेगा। तो दूसरा 3 गुना होगा तो ये तुम्हारा 9x हो जाएगा। यानी हम प्यार से कह देंगे कि उसी धन को 9 गुना होने में 3 साल यहाँ 3 साल यहाँ, टोटल 6 वर्ष लग जाएगा। अब तुमसे बोल दिया जाए कि वही धन बताओ अगर 81 गुना करना है तब क्या करोगे, तो तुम कहोगे गुरुजी अगर एक 3 गुना होने में हमारा 3 साल लग रहा है, तो फिर हम एक बार प्यार से 3 गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 गुना।
एक 3 गुना होने में फिर हमारा 3 वर्ष लग जाएगा। हमको 81 गुना करना है, तो फिर हम एक 3 गुना कर देंगे, तब हमारा 81 गुना हो जाएगा, और एक 3 गुना और होने में 3 वर्ष और लग जाएगा। तो टोटल कितना समय लगेगा? तो 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, यानी वही धन 12 वर्ष में आपका 81 गुना हो जाएगा। क्या समझ में आया? आपको बस यही ध्यान में रखना है बाबू, कि जो हमारा धन होता है, जो हमारा पैसा होता है, वो गुना के रूप में चलता है। जो हमारा पैसा होता है, जो हमारा धन होता है, गुना के रूप में चलता है। जैसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना। और जो हमारा बबुआ समय होता है ना, जो हमारा समय होता है ना, वो ऐड के रूप में चलता है। जैसे 3 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, तो 3 3 साल 4 बार मैंने ऐड कर दिया, तो 12 साल हो गया। तो बस इतना ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज से गुना वाले प्रश्न पूछा जाए, तो जो तुम्हारा भाई साहब पैसा होता है गुना के रूप में बढ़ता है, और जो तुम्हारा समय होता है ना, वो ऐड के रूप में चलता है, जुड़ता जाता है। जैसे एक 3 गुना होने में 3 साल, तो दूसरा 3 गुना होने में और 3 साल, तीसरा 3 गुना होने में और 3 साल। ऐसे तुम जितना मन करे उतना गुना कर दो, तुम निकाल लोगे। तो बिना पेन उठाए ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, आपका साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला वाला सेक्शन था ना, उसको मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया है। आपको सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में, यानी कल संडे है, कल ही करा दूंगा यार, एकदम पूरा फुल एंड फाइनल करा दूंगा। कल संडे है, आपका साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के एक एक क्वेश्चन की एकदम धज्जियां उड़ा देने वाला हूं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।